सुपर कार्स की जब भी बात आती है तो आपके और मेरे दिमाग में सबसे पहली गाड़ी आती है लैम्बोर्गिनी। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत एक मैकेनिक ने की थी और वो मैकेनिक कभी भी गाड़ियाँ नहीं बनाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसको एक दिन ताना मार दिया और वो बात उसके दिल पे लग गई। अब वो क्या ताना था और वो क्या बात थी, ये बात जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। 28 अप्रैल 1916 इटली के एक छोटे से गांव रेनाजो में एक किसान परिवार के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है फुरुशियो लैम्बोर्गिनी। अब क्योंकि पिताजी किसान थे तो वो चाहते थे कि उनका बेटा भी खेती करे, लेकिन बेटे को शुरू से ही मशीन्स के अंदर ज़्यादा प्यार था। वो खेती करने के बजाय जो खेती में काम में आने वाली मशीनें हैं उनसे ज़्यादा खेलता था। उसको खोलना, देखना, उसको बार बार रिपेयर करना, कोशिश करना कि उसको किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके, इसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की। अब जब वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरी दुनिया में ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो जाता है और वॉर की स्थिति में आपका पेट भरने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है खेती। इसीलिए उसके पापा चाहते थे कि वो खेती करे, पर फुरुशियो का इंटरेस्ट था मशीनों के अंदर, इसीलिए उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी मशीन्स के अंदर ही करी। अब आ गया टाइम 1940s का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसीलिए फुरुशियो को इटालियन रॉयल एयरफोर्स के अंदर एज अ मैकेनिक की जॉब मिल गई। अब उसको इंटरेस्ट था इस चीज़ के अंदर, इसलिए उसने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और उसको उस मेंटेनेंस यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया गया। अब टाइम आ गया 1943 का। फुरुशियो एज अ सुपरवाइजर बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन जर्मनी जो पहले तक तो इनकी एलाइज थी, बाद में एकदम से इनके खिलाफ हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि इनके सोल्जर्स को पकड़ना चालू किया, तो उस इलाके में जो भी सैनिक थे वो धीरे धीरे भाग गए। कुछ जो रह गए उनमें से 30,000 सैनिकों को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। उन्हीं कैप्चर सैनिकों के अंदर था फुरुशियो। पहले तो वो वहाँ से किसी तरीके से भाग गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट था वही मशीनों के अंदर, क्योंकि जब उसको वहाँ पे उन्होंने कैद किया था तो वो हर सोल्जर से कुछ ना कुछ काम करवाते थे, तो इसको मशीनों का काम देते थे। अब ये वहाँ से भाग तो गया, लेकिन उसका काम तो वही था, उस काम में इसको इंटरेस्ट था, इसीलिए वो वहाँ से घूम घुमा के वापस सिविलियंस की क्लोथ में यानी नॉर्मल कपड़ों के अंदर आ गया और वहाँ पे कोई छोटे मोटे काम ढूंढने लग गया। उसके बाद उसने जर्मन सैनिकों के साथ मिलके उनको समझाया कि मैं यहाँ पे एक गैरेज डाल लेता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हारी जो वॉर की गाड़ियाँ हैं, जो भी एयरक्राफ्ट हैं और ये सब कुछ है, मैं उनको रिपेयर कर दूंगा। अब वो जब कस्टडी के अंदर था तो उसने ये सब कुछ सीख लिया था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी था और वो वहाँ पे उससे काम भी करवाते थे, इसलिए वो भी इस बात को मान गए कि ठीक है, तू अपना काम कर ले और तू हमारी गाड़ियाँ भी रिपेयर कर देना और अपना गैरेज यहाँ डाल ले। लेकिन टाइम और ख़राब हो गया। जैसे ही वो वॉर ख़त्म हुआ, वो पूरा इलाका ब्रिटिश के अंडर में आ गया और उसको फिर वहाँ से वो गैरेज भी बंद करना पड़ा। कुछ सालों के बाद फुरुशियो ने अपनी फिर से एक गैरेज की शुरुआत करी। उसने क्या करा, एक पुरानी फिएट की गाड़ी ली और उसको मॉडिफाई करना चालू किया। उसको एक 2 सीटर कन्वर्टेबल बनाया, उसके अंदर एक तगड़ा सा इंजन लगाया और उसको जो छोटी मोटी रेस उस इलाके में हुआ करती थी उसमें उतारता और कुछ चीज़ उसने जीती भी। अब टाइम चलते चलते आ गया 1947। उसके पापा ने एक दिन उससे बोला कि यार इतना सब कुछ तेरे को आता है, तू गाड़ियाँ बनाना जानता है, तो तू एक ट्रैक्टर क्यों नहीं बनाता? अगर तू ऐसा ट्रैक्टर बना दे जो कि नॉर्मल फ्यूल के अंदर चल सके तो खेती के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उस समय जो ट्रैक्टर्स आते थे वो पेट्रोल में चलते थे। अब फुरुशियो को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन उस समय बहुत जोरदार हो रहा था और उसको पता था कि ये एक इमर्जिंग मार्केट है। तो उसने क्या किया, जो पुरानी वर्ल्ड वॉर की गाड़ियाँ थी उनको खरीदी और उनके पार्ट से निकाल के एक ट्रैक्टर बनाया, जिसको डीजल पे चलने के लिए बनाया। अब उस समय डीजल बहुत सस्ता था, तो वो उसका ट्रैक्टर उसको पता था कि चलेगा ही चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो उसने ट्रैक्टर बना के अपने पापा को दिखाया और फिर उनको बोला कि आप मेरी इस बात पर विश्वास करो और मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये बिज़नेस ग्रो करना है। तो उसके पापा ने अपनी सारी ज़मीनें बेच के उसको पैसे दिए, जिसके बाद उसने मास यूनिट के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस किए और उसका वो काम चल पड़ा। अब होती है कहानी की शुरुआत। उसके पास जैसे जैसे पैसे आए उसने अपने शौक पूरे करना चालू किए। अब वो मैकेनिक था तो गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था और उसको गाड़ियों का शौक भी था। तो उस समय जो भी लग्जरी गाड़ी हुआ करती थी उसने सारी खरीदी और सबको वो चलाता। एक बार क्या हुआ, उसने फरारी की 250 GT खरीदी, जिसके अंदर उसको ये समझ में आ गया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी हाई स्पीड पे जाती है तो इसके क्लच में कोई दिक्कत है। अब पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन अंदर से तो वो मैकेनिक ही है। जैसे ही उसको गाड़ी के अंदर वो दिक्कत दिखी, उसने सोचा कि मैं फरारी के डीलर के पास जाऊंगा और उसको जाके समझाऊंगा कि इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। फिर उसने बाद में सोचा कि फरारी के मालिक से मिलते हैं। अब उसने अपने लोगों को बोला और मीटिंग्स रखने की कोशिश करी, लेकिन बहुत दिनों तक तो उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। फिर एक दिन उसको मौका मिला एंजो फरारी से मिलने का, जो कि कौन है, फरारी के मालिक। उस मीटिंग में उसने उनको समझाया कि आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे साथ मिल जाओ तो हम ऐसे पार्ट्स बना सकते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। अब एंजो उस समय अलग ही टेंशन में चल रहे थे। उन्होंने अपने एक जवान बेटे को खो दिया था। वो अलग टेंशन में कि यार ये सामने कौन बैठा है, ट्रैक्टर किसकी कंपनी है, ये मेरे को समझा रहा है कि मैं गाड़ियाँ कैसे बनाऊँ। वो अपने अलग एटीट्यूड में थे। उन्होंने उसको बोला कि भाई तू तेरे ट्रैक्टरों पे ध्यान दे, मैं मेरी गाड़ियों को जानता हूँ, मैं संभाल लूँगा, तू ट्रैक्टर ही बना, ये तेरे बस की बात नहीं है। बस ये बात उसके दिल पे लग गई।
उसने बोला यार कि मेरे को समझ में आती है सारी चीज़, पर ये इतना ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। उसने बोला कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही मानूंगा। वो उस गाड़ी को ले गया अपने गैरेज में जाके, उसने अपना उस पर काम करना शुरू किया। उसने क्या देखा, जो उस गाड़ी के अंदर क्लच लगा हुआ है वही क्लच उसके ट्रैक्टरों में यूज़ हो रहा है। तो उसने बोला कि यार इतनी सुपर कार और इसके अंदर तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो उसने उसको अपग्रेड करना शुरू किया और उसने कुछ दिनों की मॉडिफिकेशन के बाद उसको सुधार लिया। अब क्या हुआ, वो अपनी गाड़ी को लेके पहुंच गया टेस्ट ड्राइव करवाने के लिए। किसके पास? फरारी की जो डीलरशिप होती है वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास चला गया। अब उनको बोला कि चलो मेरे साथ रेस लगाओ, और वो रेस स्टार्ट हुई। अब उस रेस के अंदर क्या हुआ, जैसे ही उनकी गाड़ी 200 के ऊपर गई, उनकी गाड़ियों में वही दिक्कत आने लग गई जो इसकी गाड़ी में शुरू में आई थी, क्योंकि स्पीड 200 से बढ़ गई थी। अब क्योंकि उसकी गाड़ी मॉडिफाइड थी, उसकी गाड़ी बढ़िया चली और वो उस रेस को जीत गया। उस रेस को जीतते ही वो सारे ड्राइवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तेरी भी गाड़ी फरारी है, हमारी भी फरारी है, तो तूने इसमें ऐसा क्या किया है कि ये प्रॉब्लम सुधर गई। उसने बोला पता नहीं। तब फुरुशियो के दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया आया। उसने ये सोचा कि अगर मैं एक सुपर कार की कंपनी बनाऊं और लोगों को ये पता चले कि सुपर कार के अंदर वो पार्ट्स लगे हैं जो मैं मेरे ट्रैक्टर में लगाता हूँ, तो ट्रैक्टर की उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक सुपर कार के पार्ट्स अगर ट्रैक्टर में लगे तो सोचो ट्रैक्टर के अंदर कितनी पावर होगी। इसी आइडिया के साथ उसने लैम्बोर्गिनी की शुरुआत करी और उसके बाद एक से एक गाड़ियाँ निकाली जो बहुत बेहतरीन थी। एनजो फरारी ने जाने अनजाने में अपने लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया। अब थोड़े दिन बीतते गए और फुरुशियो और भी बिजनेस के अंदर घुसता गया। उस वक्त उसने एयर कंडीशनर के कुछ पार्ट्स भी बनाना चालू कर दिया, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी सी उल्टी घूम गई। 1970 के अंदर एक दिक्कत आ गई। फुरुशियो का एक इंपोर्टर था साउथ अफ्रीका के अंदर जो उसके ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करता था। अभी एक बात ध्यान रखना, इस वक्त भी लैम्बोर्गिनी का मेन बिजनेस है ट्रैक्टर्स। वो सुपर कार तो बना रही है लेकिन ट्रैक्टर से उसकी मेन कमाई होती है। अब उसने साउथ अफ्रीका के इंपोर्टर ने 5000 ट्रैक्टर के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब 5000 का ऑर्डर कैंसिल होना एक बहुत बड़ी बात थी। अब फुरुशियो के पास दो ऑप्शन थे, एक अपने वहाँ काम करने वाले लोगों को निकाल दो, दूसरा खुद बैंकरप्ट हो जाओ और जब तक हो सके उनकी सैलरी दो। उसने क्या किया, अपने जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स थे कंपनी के अंदर 51% शेयर्स को बेच दिया और उसकी वजह से अपनी कंपनी के अंदर खुद ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया, यानी कि 49%। अब टेंशन ही यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद चालू हुआ ऑयल क्राइसिस। पूरी दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और लोग सुपर कार्स के लिए कम इंटरेस्टेड हो गए। अब एक बात समझो कि एक इंसान है जो नई नई कंपनी बना रहा है और सुपर कार्स उसकी बहुत बढ़िया चल रही है, सब अच्छी कंपनियों को टक्कर दे रही है, लेकिन ऑयल की क्राइसिस आती है और लोगों को ये समझ में आता है कि हमको ऐसी गाड़ियाँ लेनी है जो बढ़िया एवरेज दे। इसीलिए उसका पूरा मार्केट डाउन हो गया और उस मार्केट डाउन होने की वजह से उसको अपनी पूरी कंपनी बेचनी पड़ी। उसके बाद फुरुशियो ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर नहीं रहेगा। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची और एक लेक के किनारे छोटी सी ज़मीन खरीद ली, जिसके बाद अपने पापा की तरह खेती चालू कर दी। फुरुशियो ने जब उस कंपनी को बेचा उसके बाद उसके ओनर्स लगातार बदलते रहे और आज है वो फॉक्सवैगन ग्रुप के पास। इस ग्रुप के पास लैम्बोर्गिनी के अलावा ऑडी, बेंटली, डुकाटी और पोर्शे जैसी कंपनीज भी है। फुरुशियो ने वो कंपनी बेच दी लेकिन उसके अंदर का बिजनेसमैन कभी भी नहीं मरा। कहने का मतलब है, अगर आपने एक चीज़ सीख ली एक बार और उसको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचा दिया तो वो पूरी तरह से ख़त्म क्यों ना हो जाए, चाहे कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं रहे, लेकिन आपकी वो स्किल कभी नहीं जाएगी। आप उस चीज़ को दोबारा ज़मीन से स्टार्ट करके टॉप तक पहुंचा सकते हो।